हे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हो गए। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशंस। ठीक है, आई सो मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स बहुत अलग से होते हैं, हाइब्रिड बनाना होता है वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील होता है। बट मैं आज आपको इसको इतना क्लियर करवा दूंगा कि आप रेजोनेंस को सिर्फ 15 सेकंड में डिकोड कर पाओगे अपने केमिकल इक्वेशंस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट रेजोनेंस इज, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, व्हेन टू यूज इट एंड व्हेन नॉट टू यूज इट। ये 4 कोर प्रिंसिपल आज हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा और इसी को देखते हुए हम रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन पे मास्टरी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, When electron spread over more than 2 atoms, we use resonance. ठीक है, दो एटम पे जब मूव कर रहा है तो हम उसको नॉर्मली रेजोनेंस में कंसिडर नहीं करते, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन 2 एटम से ज़्यादा किसी और एटम पे मूव करने लग जाए तो हम उसको रेजोनेंस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट एटम्स। इसको ध्यान में रखिएगा, रेजोनेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है, ना कि एटम्स के। ठीक है, रेजोनेंस सिंपली मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। मूवमेंट मतलब यहां से वहां जा रहे हैं, ये नहीं होता रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है उसका डीलोकलाइजेशन, वो एक जगह से हटके पूरा अपना एक मूवमेंट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन स्प्रेड because if electron can spread, molecule becomes more stable. रेजोनेंस होता क्यों है? बिकॉज मैंने आपको पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि यूनिवर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 500 रुपये आप पे उधार हो तो वो ज़्यादा भारी लगेगा, बट अगर आपके 5 दोस्तों ने 100 रुपये अपने पे उधार कर लिया तो वो ईजी लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब स्प्रेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो इजी कर देता है मॉलिक्यूल को स्टेबल होने में। ठीक है, तो व्हाट आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चले हमने पहले देख लिया कि व्हाट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, दे आर नॉट रियल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात कि हमारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल मॉलिक्यूल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते वो आगे देखिए। दे आर जस्ट लेविस स्ट्रक्चर्स शोइंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, प्रोपीन को, ये यहाँ से डिलोकलाइज हो रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि वो रियल मॉलिक्यूल क्यों नहीं होते। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और वो मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं हाइब्रिड मॉडल में। और हाइब्रिड मॉडल जो हमको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हमारा पोजीशन देता है उसी को हम रियल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। बाकी जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेंस के, हम उसको रियल मॉलिक्यूल्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सबको अगर रियल मॉलिक्यूल कंसीडर करना शुरू कर दें तो फिर रेजोनेंस का तुक क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मीथेन का एग्जांपल लिया हमने, प्रोपीन का। ठीक है, यहाँ पे पाई, और हमारा रेजोनेंस जो है वो पाई बॉन्ड्स में होता है, सिग्मा बॉन्ड में नहीं। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था। सिग्मा बॉन्ड में जो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं नॉट डीलोकलाइजेशन। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का, क्लाउड का जो डेंसिटी एक एटम से दूसरी एटम की तरफ मूव करता है, उसको क्या कहते हैं हम? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, उसके वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ के दोनों भी रियल नहीं है। हाँ, ये दोनों भी रियल नहीं सच में। इसके बीच में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, जो चार्ज को मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रखेगा, उसी को हम रियल मानेंगे। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा फॉर्म होता है। ठीक है, ये व्हाट हैपेंस हियर, ये जो हमारा ऊपर हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सेम एटम पोजिशन, एटम का पोजिशन सेम है, सेम सिग्मा बॉन्ड भी सेम है, बस हमारा पाई बॉन्ड जो है और लोन पेयर जो है वो मूव कर रहा होता है। और ये क्रक्स है हमारे पूरे रेजोनेंस का। उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ये मूव कर रहे होते हैं। फ्री रेडिकल भी कहीं मूव कर रहे होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी मोस्टली आप एम्फेसिस कीजिए पाई बॉन्ड और लोन पेयर पे। जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर मूव कर रहे हो उसको हम
रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। नोट, इफ एटम्स मूव और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स इट इज नॉट रेजोनेंस एनीमोर। अगर एटम मूव करेंगे और हमारा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारा रेजोनेंस नहीं रहेगा वो, ठीक है। नो मॉलिक्यूल जंप्स बिटवीन स्ट्रक्चर्स, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए इस वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो जंप नहीं करता है दो स्ट्रक्चर के बीच में, वो एक ही मॉलिक्यूल है और वो एक ही मॉलिक्यूल में स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड से रेजोनेंस होता है, बहुत स्पीड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, और उसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। हम अलग अलग स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो हमारे समझने के लिए बनाते हैं, ना कि ओरिजिनल में हमारा स्ट्रक्चर इतने अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, नहीं, वो एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें स्पीड से रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ का वहाँ ऐसे वैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो एक ही स्ट्रक्चर है। अब उसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर करते हैं। हमारे समझने के लिए हमने उसको अलग अलग तोड़ के अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनाया है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो शायद आप इसको थोड़ा स्टॉप करके भी देख सकते हो, या मैं थोड़ा शांत होता हूँ यहाँ से। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है उसको सीखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके कमेंट में मुझे फीडबैक दें। ये मेरा नया है तो मुझे समझ तो पूरा आता है केमिस्ट्री, बट मुझे अच्छी तरीके से समझाने में आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक दीजिए कि मेरे वीडियो किस तरीके से होने चाहिए और मैं किस तरीके से बात करूँ और किस तरीके से आपको समझाऊँ। जैसे आप फीडबैक दोगे मैं उस पर ज़रूर ध्यान रख के इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले इज देयर अ पाई बॉन्ड और लोन पेयर। सबसे पहले हमको देखना है कि वहाँ पे पाई बॉन्ड या लोन पेयर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखना है इज देयर एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये हमारे एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स होते क्या है? सिंपली एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके सराउंडिंग में, और वो इतनी स्पीड से घूमता है कि हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसलिए वो जहां जहां घूमता है हम उसको इमेजिन करते हैं कि वो उसका पूरा पाथ ही उसका क्लाउड है और वो हर जगह मिल सकता है कहीं भी। इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल्स है, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल है या पाई बॉन्ड या लोन पेयर, हम इन तीन चीजों को देखेंगे। अगर ये तीन चीजों हमें मिल जाए तो हम रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। देन हम शिफ्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स, नेवर एटम्स। हम एटम्स को शिफ्ट नहीं करेंगे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में। हम किसको शिफ्ट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स को और लोन पेयर्स को, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था। यहां पे हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया यहां पे। इसी तरह अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता या नाइट्रोजन होता तो उनके पास लोन पेयर होती है। लोन पेयर को भी शिफ्ट करके हम चार्ज को इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगेन वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वो एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसी में सब वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, जैसे हमने यहां किया, ठीक है। नोट, रेजोनेंस नीड कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन नो रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक के बाद एक सक्सेसिव, अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की अगर चेन है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और इसको अगर और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहना चाहे तो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा पी ऑर्बिटल से, फिर थोड़ा जगह होगा, फिर एक पी ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। इस तरीके से पूरा एक ऐसी चेन बनेगी और इस चेन को ही कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन होगा तो ही हमारा रेजोनेंस होगा, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज द नीट डोमेन, ठीक है। यहां से नीट शुरू होता है। आपको जो पीवाई नीट में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पे ही आते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्वल। इसको ध्यान में रखिएगा कि जितने भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर होते हैं ना, सब इक्वल नहीं होते। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके मैंने 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हो, तो वो चारों अलग अलग स्टेबिलिटी में होंगे। कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई उससे कम स्टेबल होगा, कोई उससे ज़्यादा होगा, कोई बहुत कम होगा। ये अलग अलग स्टेबिलिटी पे हम इलेक्ट्रॉन्स को, हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट वो सब इक्वल नहीं होते। वो कौन से बेसिस पे? अब देखिए, अ कंप्लीट ऑक्टेट इज बेस्ट। जब किसी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो वो बेस्ट है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑक्टेट मतलब उसका शेल कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट शेल उसका फिल हो रहा है पूरा, ठीक है।
मिनिमम चार्ज से क्या होता है, जब चार्ज मिनिमम होगा तो उस पर स्ट्रेंथ, उसकी वोलेटिलिटी कम होगी, उसके वजह से वो वोलेटाइल कम होगा। ठीक है, ये मैं आपको बस नोट्स की तरह दे रहा हूँ। इसको डीप में समझने के लिए आप इसको, मैं इसके लिए शायद एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको डीप में समझ लो, इस स्पेसिफिक सेक्शन को। ठीक है, मिनिमम चार्ज इज बेस्ट, कंप्लीट ऑक्टेट इज बेस्ट, नेगेटिव चार्ज प्रीफर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एटम्स एंड लेस चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबिलिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव जितने पास हो गए, जितना लेस सेपरेशन होगा उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि उसी तरीके से हम देख सकते हैं आयोनिक जो कंपाउंड बनते हैं हमारे NS पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको मेल्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। उसी तरीके से जब रेजोनेंस में दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ से हमको वो ज़्यादा स्टेबल मिलते हैं। ठीक है, ये इस पर मैं एक छोटा 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बट इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट इज बेस्ट, मिनिमम चार्ज इज बेस्ट, नेगेटिव चार्ज प्रिफर्स, लेस चार्ज सेपरेशन, मोर स्टेबिलिटी। ये 4 चीज़ें जब आप ध्यान में रखोगे रेजोनेंस को बनाते हुए, रेजोनेंस को समझते हुए आपके केमिकल इक्वेशन में, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द हाइब्रिड। हाइब्रिड हमारा मेन चीज़ है। ठीक है, हाइब्रिड हमें बताता है कि रियल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, और हाइब्रिड को सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट क्या करता है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट रेजोनेंस कैन एंड कैन नॉट एक्सप्लेन अस। रेजोनेंस हमने देख तो लिया क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बट हमको रेजोनेंस क्या एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, चलिए उस पर बात करते हैं। रेजोनेंस एक्सप्लेन्स अस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एक्सप्लेन अस एसिडिटी और बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेसिसिटी, ये आगे मैं जैसे लेक्चर बनाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको, बट अभी थोड़ा बता देता हूँ कि एसिडिटी और बेसिसिटी किस पे डिपेंड करता है, OH आयन और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे। ठीक है, और वो क्या होगा, जब मॉलिक्यूल से निकलेगा तो चार्ज छोड़ के निकलेगा, और उसको कितने अच्छे से डिलोकलाइज कर पाता है हमारा मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड करेगा। और वो डिलोकलाइजेशन कहाँ से होता है, रेजोनेंस से। देयरफॉर रेजोनेंस हमारा एक्सप्लेन करता है एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, चार्ज डिलोकलाइजेशन। ठीक है, व्हाट रेजोनेंस कैन नॉट डज नॉट एक्सप्लेन, रिएक्शन रेट अलोन। हमारा रेजोनेंस अलोन रिएक्शन रेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्टेरिक इफेक्ट जो होता है मॉलिक्यूल्स के स्टेरिसिटी पे, वो हमारा रेजोनेंस नहीं शो कर सकता। इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं कर सकता। इंडक्टिव इफेक्ट के खुद अपने पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारा अलोन रेजोनेंस शो नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो क्यों हो रहा है, वो भी हमारा रेजोनेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए यही आज का हमारा इतना लेक्चर था। एक आपके लिए नोट है कि इफ रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, फोर्सिंग इट गिव्स रॉन्ग आंसर्स। ये कुछ मैंने जो पैरामीटर्स दिया हूँ आपको, इस पे आप नोट करके देख सकते हैं कि रेजोनेंस ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कीजिए, वरना फोर्स करोगे आप कि रेजोनेंस होना है, आपको एनी हाउ MCQ का आंसर निकालना है, तो उससे वो आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा रेजोनेंस में हमको ये 4 प्रॉब्लम थी कि व्हाट इज रेजोनेंस, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, व्हेन टू यूज इट एंड व्हेन नॉट टू यूज इट। ठीक है, हमने देखा रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस के बाद हमने देखा कि व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा कि उसके अंदर होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स सेम होते हैं, एटम्स सेम होते हैं, बट हमारा पाई और लोन पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर डिलोकलाइज होता है। नो मॉलिक्यूल जंप बिटवीन स्ट्रक्चर्स, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो इसकी रियल स्टेट होती है और वो इसकी हाइब्रिड स्टेट होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, हमको पाई बॉन्ड और लोन पेयर को देखना है और उससे हमको स्ट्रक्चर्स को बनाना है। ठीक है, विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, हमने देखा ये 4 रूल हैं, जो 4 रूल को फॉलो करेगा उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा, और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हमको मोस्ट एक्यूरेट हाइब्रिड देगा, और हाइब्रिड ही हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हमने देखा रेजोनेंस क्या एक्सप्लेन करता है और रेजोनेंस क्या एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, ये आज के वीडियो में इतना ही। इसके जो आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय।